हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएसटजूस्क्योरियलम के अंदर उन ज़ोंबी कल्टीवेटर्स को पार करते हुए शूगॉन गांव में आ पहुंचे थे, जहां पे शूगॉन गांव के लोग एक सनशाइन प्लेट का इस्तेमाल करते हुए उन ज़ोंबी कल्टीवेटर्स का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक के लिए जब तक उनका टैलेंट सेट का रक्षक नहीं आ जाता। पर अब वो सनशाइन प्लेट भी उन लोगों को वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं बचा पाती, क्योंकि एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो सनशाइन प्लेट भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसके चलते उन ज़ोंबी कल्टीवेटर्स ने बेकाबू होते हुए चारों तरफ से वहाँ पे लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। जिनके रास्ते में वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा था वो ज़ॉम्बीज उसे वहाँ पे तबाह करते जा रहे थे। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था एसएसटजू ने अपने हेमली गोड स्टोन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उन सभी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया था, शूगॉन गांव के लोग जो कि उस जंग में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, उन्हें वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसएसटजू शूगॉन गांव के उन लोगों को भी जिंदा कर देते हैं जो कि इस जंग में मारे गए थे। ये मिरेकल देखकर तो शूगॉन गांव के लोग एसएसटजू को गॉड पुकारते हुए वहाँ पे उनके सामने चुप गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें स्क्वेयर के अंदर शूगॉन गांव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी एसएसटजू की सोरी इनकारनेशन बारिश हो रही थी, जिसके चलते ना सिर्फ पूरा का पूरा शूगॉन गांव खुशहाल हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ आसपास का सारा एरिया भी काफी ज्यादा हरा भरा हो चुका था। जो देखा तो बेचारे शूगॉन गांव के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन एल्डर मू तो वहाँ पे एसएसटजू के सामने अपना सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहते हैं, होली एंसेस्टर, हम आपका जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करें उतना ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग मिलकर दुआ करते हैं कि आपको लंबी और कभी न खत्म होने वाली खुशहाल जिंदगी मिले। और सिर्फ एल्डर मू ही नहीं, बल्कि शूगॉन के बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एसएसटजू को यही दुआ देने लगे थे। तभी मैं इसके जो क्या वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो चुका था, वो अपने हाथ में कुछ कैंडीज लेकर एसएसटजू की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, एंसेस्टर, आपने हम सभी के साथ साथ हमारे पूरे गांव को बचा लिया। हम लोग आपके इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलेंगे, पर आपके इस एहसान का बदला उतारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये कैंडीज आज से काफी अर्सा पहले मैंने अपने लिए बचा कर रखी थी, क्योंकि ये कैंडीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर अब ये कैंडीज मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि इन कैंडीज से ज्यादा अब आप मुझे पसंद है। और ये कहकर बेचारा मस्कर वो कैंडीज वहाँ पे एसएसटजू को पेश करते हुए उनसे कहता है, एंसेस्टर, प्लीज हमारे लिए इन कैंडीज को खा लीजिए और आप चिंता मत कीजिए, मैं बाद में आपके लिए और भी ज्यादा कमाल के खाने लेकर आऊंगा, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स यहाँ से जा चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से काफी सारा खाना उगा सकते हैं। वैसे भी खाना उगाने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा जगह मौजूद है। एक बार बस वो खाना उग गया, उसके बाद हम सभी लोग मिलकर आपको काफी ज्यादा कमाल कमाल के खाने बनाकर खिलाएंगे। मस्केर की ये बात सुनकर एल्डर मू उसे वहाँ पे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, नहीं मस्केर मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि होली एंसेस्टर्स यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। एल्डर मू की ये बात सुनकर बेचारा मस्केर वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था, पर वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि एंसेस्टर्स का वहाँ से जाना भी जरूरी है, इसलिए वो वहाँ पे अपना सर झुकाकर एंसेस्टर्स से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको लेकर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, जिसके चलते मैं ये भी भूल गया था कि आप तो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। मस्केर को वहाँ पे इस तरह से उदास होते हुए देखकर लिंगू आगे बढ़कर उसे वहाँ पे सहारा देते हुए उसका सर ऊपर उठाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे मस्केर को एंसेस्टर्स की तरफ देखने के लिए इशारा करता है। और जब मस्केर वहाँ पे एंसेस्टर्स की तरफ देखता है तो एंसेस्टर्स भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, टैलेंट सेट का डिसेबल होने के लिए तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे टैलेंट सेट के नजदीक बस एक चीज ही इम्पोर्टेंट है, और वो है वफादारी। तुम टैलेंट सेट से जितना ज्यादा वफादार रहोगे मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी निंगयू वहाँ पे आगे बढ़कर मस्केर के हाथों में एक स्टोरी बैग रखते हुए उससे कहती है कि इसके अंदर काफी सारी स्पिरिट्स मौजूद है, जिन्हें तुम लोग यहाँ पे बोकर अपने लिए काफी ज्यादा मजे का खाना उगा सकते हो। और उसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ वाटरमेलन्स के बीज भी मौजूद है, जो कि उगने के बाद यहाँ पे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे गाँव की भी रक्षा करेंगे। निंगयू की ये बात सुनकर तो बेचारे मस्केर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो हैरान होते हुए निंगयू से कहता है, क्या वाटरमेलन्स जो कि हमारी रक्षा करेंगे, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जिसपे निंगयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, क्या तुम एंसेस्टर्स के थोड़ी देर पहले के मिरेकल को भूल गए, जहाँ पे एंसेस्टर्स का नाम आ जाता है, वहाँ पे सब कुछ खुद ब खुद ही पॉसिबल हो जाया करता है। निंगयू की ये बात सुनकर तो बेचारे मस्केर की आंखों में आंसू आ चुके थे, और वो वहाँ पे रोते हुए एक बार फिर से एंसेस्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए उनके सामने झुक गया था, जो देखकर उसके पीछे पीछे पूरा गाँव भी एंसेस्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए उनके सामने झुक गया था। एंसेस्टर्स भी वहाँ पे सभी को देखते हुए साफ साफ देख पा रहे थे कि इन सभी लोगों के दिल में एंसेस्टर्स और टैलेंट सेट के लिए कितनी ज्यादा वफादारी है। और ये देखकर तो एंसेस्टर्स भी वहाँ पे मुस्कुराने लगे थे, पर तभी अचानक से एंसेस्टर्स को वहाँ पे कुछ एहसास होता है, और ये एहसास होते जब एंसेस्टर्स वहाँ पे अपने ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे स्क्वेयर का पूरा स्पेस डिसॉल्व होने लगा था। ऊपर से स्क्वेयर वहाँ पे इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि हर पल वहाँ पे उसकी लोकेशन बदलती जा रही थी, जो देखकर एल्डर मू भी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, फैंटेस्टिक स्क्वेयर मूव कर रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जरूर से एक बार फिर से बहुत बड़ी गड़बड़ होने जा रही है। और अभी एल्डर मू वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक से स्क्वेयर ने वहाँ पे आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। इवन वो सभी लोग जिन्हें एंसेस्टर्स ने अभी अभी वहाँ पे ठीक किया था, वो स्क्वेयर वहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी को भी खींचना शुरू हो गया था, यानी कि स्क्वेयर वहाँ पे एक बार फिर से उन लोगों को बिल्कुल पहले की तरह अपना गुलाम बनाना चाहता था, जो देखकर एल्डर मू वहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके चिल्लाते हुए
हुए अपने बाकी सभी लोगों से कहते हैं, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग इसके गंदे इरादों में नहीं फंसेंगे, मेरे साथियों मेरा साथ दो। और ये कहकर एल्डर मू वहाँ पे अपनी छड़ी को नीचे जमीन में घुसाते हुए वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं ताकि वो वहाँ पे उसके रियलम को खुद की और बाकी सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करने से रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर मू का बनाया हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर भी उन्हें वहाँ पे नहीं बचा पा रहा था। ऊपर से उसके रियलम वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करता जा रहा था, जो देखकर बर्निंग क्रो भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होकर एसेस्टस से सवाल करते हुए पूछता है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले तक तो स्पिरिचुअल एनर्जी थी ही नहीं, तो फिर अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे कैसे आ गई और आखिर ये स्क्वायर रियलम यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व क्यों कर रहा है। जिस पे एसेस्टस उसे वहाँ पे कार्टून में जवाब देते हुए बताते हैं कि ये फैंटेसी मैजिक स्क्वायर यहाँ पे पिछले हजारों लाखों सालों से चलते हुए आ रहा है और लगातार यहाँ पे चलते रहने के लिए इसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लगातार कहीं न कहीं से स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहता है। एसेस्टस की ये बात सुनकर लिंगयू भी थोड़ा चौंकते हुए कहती है, ओ तो अब मुझे समझ आ रही है, जब हम लोग यहाँ पे इंटर हुए थे तो हम लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे थे। असल में तो यहाँ पे इंटर होने से पहले ही स्क्वायर रियलम ने हमारी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवोर करते हुए शक कर लिया था, जबकि पीछे की तरफ खड़े हुए लिंगू के दिमाग में तो वहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए कहता है, ये एरिया तो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आखिर ये यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर कहाँ से रहा है, ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा। लेकिन ये कहते कहते ही अचानक से लिंगू के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और जब वो अपने ऊपर मौजूद उस स्पेस की तरफ देखता है तो वो वहाँ पे चमकते हुए कहता है कि इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ये मैजिक स्क्वायर रियलम यहाँ पे लगातार मूव कर रहा है, जिसके चलते इस मैजिक स्क्वायर के अंदर मल्टीपल स्पेसेस बन चुके हैं और अभी हम लोग जहाँ पे मौजूद है वो उन्हीं स्पेसेस में से ही एक होगा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कि ये यहाँ पे सिर्फ इसी जगह से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि बाकी सभी स्पेसेस के अंदर भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। लिंगू की ये थ्योरी सुनकर सभी लोगों को वहाँ पे एक छोटा सा झटका लगता है, जबकि बर्निंग क्रो हमेशा की तरह वहाँ पे मजाक करते हुए कहता है, मुझे तो लगा था ये स्क्वायर रियलम मुझे नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन ये तो हर जगह से मुझे देख पा रहा है। अब तो इससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये तो कभी भी कहीं से भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। जबकि एसेस्टस वहाँ पे उनकी सारी बातें इग्नोर करते हुए एल्डर मू की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए अपने और अपने लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर एसेस्टस वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एल्डर मू की छड़ी के ऊपर ही रख देते हैं और उसके अंदर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा भी डाल देते हैं, जो कि जैसे ही वहाँ पे छड़ी के थ्रू नीचे जमीन में जाता है तो वहाँ पे सब कुछ एक बार फिर से उथल पुथल होना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते एसेस्टस और बाकी सभी लोग जहाँ पे जिस जगह पे खड़े थे वो लोग भी वहाँ से मूव होते हुए एक अलग ही स्पेस टाइम में पहुंच जाते हैं, जहाँ की जगह पूरी तरह से प्लेन दिखाई दे रही थी, जो देखकर बेचारा लिंगू वहाँ पे एक बार फिर से सरप्राइज होते हुए एसेस्टस से कहता है, ये तो स्पेस टाइम कैप है जिसका इस्तेमाल अलग अलग स्पेसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। लिंगू की ये सारी बातें सुनते हुए एसेस्टस चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जो देखकर तो वहाँ पे लिंगू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एसेस्टस के पीछे जाने लगे थे, जहाँ पे लिंगू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एसेस्टस से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे स्पेस टाइमलाइन गैप्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने टाइमलाइंस हैं ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और अगर हम लोग यहाँ पे एक एक टाइमलाइन को भी पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें स्क्वायर रियलम को पार करने में हजारों सालों का समय लग जाएगा। लिंगू की ये सारी बातें सुनकर एसेस्टस उसे वहाँ पे कार्टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि भले ही यहाँ पे काफी सारी स्पेस टाइमलाइंस मौजूद है, लेकिन सभी टाइमलाइंस का बॉर्डर गैप एक ही होता है। एसेस्टस की ये बात सुनकर बेचारी लिंगू को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने ये तो सोचा ही नहीं था। और तभी अचानक से एसेस्टस वहाँ पे अपने पाँव को नीचे जमीन पे पटक देते हैं, और ऐसा होते ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि उस स्क्वायर रियलम का पूरा स्पेस ही वहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया था, जो देखकर तो एल्डर मू भी वहाँ पे सरप्राइज होते हुए कहती हैं, क्या होली एसेस्टर यहाँ पे लॉ ऑफ मैजिक स्क्वायर के स्पेस को चेंज कर रहे हैं। जबकि जैसे जैसे वो स्पेस वहाँ पे चेंज हो रहा था, हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगी थी, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये एनर्जी यहाँ पे इस तरह से फ्लक्चुएट क्यों हो रही है, कहीं वो बॉर्डर गैप यहीं पे मौजूद तो नहीं है। लेकिन इससे आगे बेचारी निंगयू वहाँ पे कुछ भी कह पाती, उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से नीचे की जमीन वहाँ पे फट जाती है, और ऐसा तजु समेत सभी लोग वहाँ पे नीचे जमीन में ही गिरने लगे थे। पर बर्निंग क्रो ने जल्दी से वहाँ पे उड़ते हुए आकर ऐसा तजु को वहाँ पे गिरने से बचा लिया था। वहीं बर्निंग क्रो के सहारे ऐसा तजु ऊपर हवा में ही रुक जाते हैं, और जब वो वहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल डार्क ऑरा निकलते हुए महसूस होता है। ये था शूगॉन अभ्यास, जिसे पार करने के बाद ऐसा तजु और उनके लोग वहाँ पे बॉर्डर गैप तक पहुँच सकते थे। लेकिन शूगॉन अभ्यास के नीचे एक बहुत बड़ा डिमोनिक बीस्ट मौजूद था, जो कि जमीन के फटने से ही दोबारा वहाँ पे जा गया था, और ऊपर से उसका सबसे पहला शिकार भी वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एल्डर मू ही होने वाले थे। वो वहाँ पे एल्डर मू को खाने ही वाला था कि लिंगू वहाँ पे अपने मैजिक वेपन
वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट के टेंटिकल्स को काट कर जल्दी से खुद आगे बढ़ते हुए जाकर एल्डेमू को वहाँ पे संभाल लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिंगू ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को भी वहाँ पे बचा लिया था जो कि एल्डेमू की तरफ वहाँ पे इस डिमोनिक बीस्ट का शिकार होने जा रहे थे। जबकि बाकी के लोगों को लिंगू ने अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बचा लिया था। जो देखकर लिंगू भी वहाँ पे एल्डेमू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को वहीं पे भेज देता है, जहाँ पे एल्डेमू अपने लोगों को सही सलामत देकर चैन की सांस लेते हुए कहते हैं, शुक्र है तुम सभी लोग ठीक हो। और ये कहकर एल्डेमू वहाँ पे उस मोस्टर की तरफ देखकर परेशान होते हुए कहते हैं, आखिर ये इतना ज्यादा खतरनाक मोस्टर है हमारी स्पेस टाइमलाइन में कहाँ से आ गया? आज तक हमें तो इस मोस्टर के बारे में जरा सा भी एहसास नहीं हुआ था। अब उस टेंटिकल वाले मोस्टर को देखकर एसएसटजू वहाँ पे बहुत ही तेजी से उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं एसएसटजू को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो मोस्टर अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से एसएसटजू के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन बन्ने क्रो भी वहाँ पे इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि उस मोस्टर का कोई भी टेंटिकल वहाँ पे एसएसटजू को छू भी नहीं पा रहा था। जो देखकर बन्ने क्रो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस टेंटिकल वाले मोस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, घटिया बीस्ट कहीं के, क्या हो गया कि अगर तुम्हारे पास इतने ज्यादा टेंटिकल्स हैं तो, लेकिन मेरी स्पीड फिर भी तुमसे काफी ज्यादा हाई है जिसे तुम कभी भी मैच नहीं कर सकते। और ये कहते हुए बन्ने क्रो ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो अब बेचारे उस मोस्टर को वहाँ पे बन्ने क्रो सही से दिख भी नहीं पा रहा था। इसलिए उस मोस्टर ने वहाँ पे पगलू की तरह अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो वहाँ पे धीरे धीरे वो पूरा का पूरा अभ्यास डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था। और जब फिर भी वो मोस्टर वहाँ पे बन्ने क्रो को पकड़ नहीं पाता तो उसकी नजर वहाँ पे लिंगू और बाकी लोगों के ऊपर जाती है। इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपने टेंटिकल्स को उनकी तरफ मोड़ते हुए उन्हें वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करने लगा था। जो देख लिंगू भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उस मोस्टर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमारी स्पीड यहाँ पे कम है तो तुम इस बात का फायदा उठाते हुए हमें यहाँ पे पकड़ लोगे? और ये कहकर लिंगू ने अचानक से ही वहाँ पे अपने मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस मोस्टर की टेंटिकल्स को काटना शुरू कर दिया था, जिसमें पीछे से आती हुई निंग्यू भी वहाँ पे उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से एल्डेमू और बाकी सभी लोगों को बचा लिया था। जबकि निंग्यू तो आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे एसएसटजू के पास ही आ गई थी। इवन अब वो मोस्टर भी उन लोगों को देखकर वहाँ पे उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा था, जिस बात का फायदा उठाकर वो सभी लोग भी शांति से वहाँ पे नीचे जमीन के ऊपर लैंड कर जाते हैं। जो देखकर बन्ने क्रो वहाँ पे उस मोस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे तो ये मोस्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा था, पर ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर और बेकार निकला। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, ये फैंटेसी स्क्वायर रियलम है काफी ज्यादा कमाल का। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे ऐसा एक आंख वाला घटिया मोस्टर भी देखने को मिलेगा। पर अब मजाक बहुत हो गया, मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि ये मोस्टर हम सभी को यहाँ पे अपना खाना बना ले। हम सभी लोगों को मिलकर इस मोस्टर के नेस्ट को ढूंढना होगा। बन्ने क्रो की सारी बातें सुनकर निंग्यू वहाँ पे उस मोस्टर को देखते हुए कहती है, ये बस एक मामूली सा मोस्टर ही तो है, इससे इतना ज्यादा घबराने वाली क्या जरूरत है? जिसपे बन्ने क्रो भी उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये बात मैं भी जानता हूँ, और ऊपर से अगर ऐसा तजूर चाहे तो वो सिर्फ अपनी आंख को छपक कर ही इस पूरे के पूरे मोस्टर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है, ना कि इस मोस्टर को खत्म करना है। लेकिन लिंगू जो कि वहाँ पे पूरा साइंटिस्ट बना हुआ था, वो वहाँ पे एक बार फिर से अपना दिमाग लगाते हुए एक नई थ्योरी बनाते हुए उन सभी से कहता है, आखिर ये मोस्टर इस समय पे यहाँ पे क्यों आया? मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। अभी थोड़ी देर पहले तक इस मोस्टर के यहाँ पे नामो निशान ही नहीं था, जबकि अब इतना बड़ा मोस्टर अचानक से हमारे सामने आ गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर से इसके पीछे कोई राज है। साइंटिस्ट लिंगू की ये सारी बातें सुनकर बन्ने क्रो निंग्यू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे सोच में पड़ चुके थे और सवालिया नजरों से एसएसटजू की तरफ देखने लगे थे। लेकिन एसएसटजू उन लोगों को वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो वहाँ पे उस मोस्टर के ऊपर ही टिका हुआ था, जहाँ पे वो मोस्टर एक बार फिर से अपनी पावर को बढ़ाते हुए अटैकिंग मोड में आने लगा था और जोर जोर से लगातार अपने टेंटिकल्स को नीचे जमीन पे मारने लगा था। जो देखकर एल्डेमू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने साथियों से कहते हैं, मेरे साथियों अपनी सारी ताकत मुझे दो, आज हम सभी को यहाँ पे एसएसटजू के लिए रास्ता बनाना होगा। एल्डेमू कैसा कहती हम देखते हैं कि उनके सभी साथी वहाँ पे अपनी अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एल्डेमू की बॉडी के अंदर डालने लगे थे। और उस एनर्जी को महसूस करके एल्डेमू भी वहाँ पे चलाते हुए उस मोस्टर से कहते हैं, मोस्टर भले ही हम लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन तुम हम लोगों को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये कहकर एल्डेमू ने वहाँ पे अपनी और अपने साथी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एसएसटजू और बाकी सभी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसे बनाने के बाद एल्डेमू वहाँ पे एसएसटजू से कहते हैं, होली एंसेस्टर हम लोग यहाँ पे इस मोस्टर को रोकने के लिए रेडी हैं, तब तक आप यहाँ पे आगे बढ़कर इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन एल्डेमू की ये बात सुनकर एसएसटजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहते हैं कि इतनी ज्यादा भी क्या जल्दी है। एसएसटजू की ये बात सुनकर तो एल्डेमू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर एसएसटजू भला यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं। जबकि सामने की तरफ उस मोस्टर ने दोबारा वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था, जहाँ पे उसके हर एक अटैक के साथ उसके टेंटिकल्स के ऊपर कुछ रूएन पैटर्न्स एक्टिवेट हो रहे थे, जिन्हें देखकर एसएसटजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कार्टून में कहते हैं इंटरेस्टिंग। और ये कहकर एसएसटजू वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए उस मोस्टर के सामने पहुंच चुके थे, जहाँ एसएसटजू को देखकर जैसे
जैसे वो मोस्टर अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए एसेटाजू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो एसेटाजू दोबारा वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए उसके टेंटिकल के ऊपर ही आ जाते हैं, जो देखकर तो बन्नी क्रो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, अब भाई का असली मजा, ये अगली मोस्टर को ज्यादा ही उड़ रहा था। अब मैं देखता हूँ कि ये भला बॉस के सामने कब तक टिक पाता है। मैं तो ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब बॉस इसे अपने हाथों से खत्म करते हुए इसे मौत के घाट उतारेंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो मोस्टर वहाँ पे एसेटाजू को अपने टेंटिकल्स के ऊपर देखकर उसे से बुरी तरह से पागल हो चुका था और अपना पूरा दम लगाकर एसेटाजू के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि एसेटाजू तो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ वो वहाँ पे उन टेंटिकल्स के ऊपर बने हुए एंशिएंट रूइंस पैटर्न को भी डीएक्टिवेट करते जा रहे थे। और एसेटाजू को वहाँ पे ये सब करते हुए देखकर बन्नी क्रो और निंगयू को भी कुछ समय नहीं आ रहा था, इसलिए निंगयू वहाँ पे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर एसेटाजू यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं। वहीं लिंगू जो कि वहाँ पे उन एंशिएंट रूइंस पैटर्न को बहुत ही गौर से देख रहा था, उसके दिमाग में अचानक से ही वहाँ पे कुछ क्लिक होता है और वो सीरियस होते हुए कहता है कि वाकई ये वही है, क्या वाकई ये एंशिएंट रूइंस है। एंशिएंट रूइंस का नाम सुनकर हम देखते हैं कि एलएमओ भी आगे बढ़कर लिंगू से सवाल करते हुए पूछते हैं, एंशिएंट रूइंस पैटर्न आखिर ये क्या चीज होती है। जिस पे लिंगू वहाँ पे एलएमओ को जवाब देते हुए बताता है कि एंशिएंट रूइंस पैटर्न है टैलेंट सेट की एक बहुत बड़ी मैजिक ट्रिक है। इसमें आपको अपनी बॉडी के उस हिस्से के ऊपर जैसे से क्या पावर बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सिंबल बनाना होता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद आप अपने बॉडी के उस हिस्से की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हर एक रूइंस की अपनी एक खास पावर होती है। डिफरेंट रूइंस को आपस में कंबाइन करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेडली पावर को जनरेट किया जा सकता है, जैसा कि ये मोस्टर यहाँ पे कर रहा है। ये भी यहाँ पे उन्हीं एंशिएंट रूइंस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा है। पर इस मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल अकेले नहीं किया जा सकता, जरूर से इस मोस्टर के कोई और भी मदद कर रहा होगा। अब लिंगू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बन्नी क्रो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ओ तो इस तरह से अचानक यहाँ पे ये हिडन स्पेस टाइम गैप ओपन हुआ था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एसेटाजू वहाँ पे लगातार वहाँ पे टेंटिकल्स के ऊपर बने हुए उन एंशिएंट रूइंस को डीएक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इवन उनके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी टेंटिकल आ रहा था वो या तो उसे वहाँ पे खत्म करते जा रहे थे या फिर खुद टेलीपोर्ट हुए जा रहे थे। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए एसेटाजू वहाँ पे उस एक आंख वाले मोस्टर के सामने पहुंच चुके थे, जो देखकर तो बन्नी क्रो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था, इसका मतलब है कि एसेटाजू पहले से ही यहाँ पे इस मोस्टर का सीक्रेट जानते थे, इसलिए अब तक वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। हमारे बॉस वाकई कमाल के हैं, उनका कोई भी जवाब नहीं है। जबकि सामने की तरफ है जैसे वो मोस्टर दोबारा वहाँ पे एसेटाजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो एसेटाजू वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए उस मोस्टर के सर के ऊपर आकर खड़े हो चुके थे, जो देखकर निंगयू भी वहाँ पे हैरान होकर उस मोस्टर को देखते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि ये मोस्टर बस एक लॉक था और इसके ऊपर बने हुई एंशिएंट रूइंस से इसकी की थे। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एसेटाजू वहाँ पे उस मोस्टर के सर के ऊपर आने के बाद अपने पाँव को उस मोस्टर के सर के ऊपर दे मारते हैं और ऐसा होते ही एसेटाजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी सीधा वहाँ पे उस मोस्टर की बॉडी के अंदर जाने लगी थी, जिसके चलते उस मोस्टर की आंख का कलर भी वहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो गया था। और ऐसा होते ही वो मोस्टर अचानक से ही वहाँ पे पूरी तरह से शांत भी हो गया था। यानी कि एसेटाजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस मोस्टर को वहाँ पे अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ का स्पेस एक बार फिर से चेंज होना शुरू हो गया था, पर उस मोस्टर का इस्तेमाल करते हुए एसेटाजू ने उस स्पेस टाइमलाइन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे एसेटाजू के पीछे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया था। यानी कि एसेटाजू ने वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला था, जो देखकर तो बन्नी क्रो की आंखें वहाँ पे चमक उठती हैं और वो वहाँ पे खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था, एसेटाजू वाकई हमारा बॉस होना डिजर्व करते हैं। हालांकि ये मोस्टर यहाँ पे एंशिएंट टैलेंट सेट की मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे बॉस ने यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस मैजिक को समझते हुए न सिर्फ उसका मुकाबला किया बल्कि उसका हल भी निकाल लिया। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे एसेटाजू की तारीफें करते हुए कहने लगा था, बॉस आप वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, इवन गोड्स तक भी आप आगे फीके हैं। जबकि एसेटाजू तो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस मोस्टर के सर के ऊपर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और ये सीन वाकई गूज बम्प्स देने वाला था। वहीं एसेटाजू ने क्योंकि उस मोस्टर का इस्तेमाल करते हुए स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन कर दिया था, तो वो मोस्टर भी दोबारा वहाँ पे होश में आ चुका था और वहाँ पे उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन होते हुए देखकर तो वो गुस्से से बुरी तरह से पागल हो चुका था। इसलिए वो मोस्टर एक साथ ही अपना पूरा दम लगाकर चारों तरफ से एसेटाजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन उस मोस्टर का वो अटैक वहाँ पे एसेटाजू को हिट कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एसेटाजू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जंप करते हुए ऊपर हवा में उठ गए थे, जिसके चलते बेचारे उस मोस्टर का अटैक वहाँ पे अपने साथ ही टकरा गया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जिससे बेचारा अभी वो मोस्टर वहाँ पे संभल पाता उससे पहले ही एसेटाजू ने वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे उस मोस्टर की आंख के ऊपर ही हमला कर दिया था। और एसेटाजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो वहाँ पे उस मोस्टर की बॉडी को चीरते हुए उसके आर पार हो गई थी। जबकि एसेटाजू को वहाँ पे नीचे गिरने से बचाने के लिए बन्नी क्रो भी वहाँ पे पहुंच चुका था और एसेटाजू सीधा वहाँ पे उसके ऊपर ही लैंड होते हैं। जबकि वो मोस्टर तो वहाँ पे राख में बदल चुका था और उसकी राख वहाँ पे चारों तरफ हवा में उड़ने लगी थी। और ये कमाल का नजारा देखकर वहाँ पे एलएमओ के साथ साथ किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा
रहा था। इवन एल्डरमू तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं टेलेंसेट के एंसेस्टर की पावर तो अनमैचेबल है। मुझे तो लगता है कि गॉड्स भी इनका मुकाबला नहीं कर पाते होंगे। खैर उस मोस्टक का खेल खत्म करने के बाद एंसेस्टर वापस नीचे जमीन पे आ चुके थे, जो देखकर तो लिंगू और निंगयू भी दोनों जल्दी से भागकर एंसेस्टर के पास ही चले जाते हैं, जहाँ पे एंसेस्टर उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को देखते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को डाल देते हैं। और ऐसा होते ही वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होते हुए एक बहुत बड़े वॉइड गेट में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि इस वाली स्पेस टाइमलाइन को दूसरी वाली स्पेस टाइमलाइन के साथ जोड़ रहा था। जिसे देखकर निंगयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है यकीन नहीं हो रहा कि इस वॉइड गेट की दूसरी तरफ एक अलग स्पेस टाइमलाइन है। जबकि बन्नी क्रो वहाँ पे एक बार फिर से एंसेस्टर की तारीफ करते हुए कहता है बॉस आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं, फाइनली अब हम लोग यहाँ पे इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर लिंगू भी वहाँ पे मुस्कुराने लगा था। जबकि एंसेस्टर वहाँ पे उस वॉइड गेट की तरफ देखते हुए कहते हैं ये मोस्टर यहाँ पे एंशिएंट टेलेंसेट की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि सबके पीछे जो कोई भी है वो हमारे एंशिएंट टेलेंसेट के बारे में काफी खुद जाता है। और ऊपर से इसके एरिया में मुझे कहीं तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, इसके अंदर जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जिसके बारे में हमें इस वॉइड गेट के अंदर जाकर ही पता चलेगा। और ये कहते हुए एंसेस्टर वहाँ से जा पाते उससे पहले हम देखते हैं कि एल्डरमू जल्दी से आगे बढ़कर पीछे से एंसेस्टर को आवाज देकर रोकते हुए उनसे कहते हैं एंसेस्टर प्लीज जाने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम सभी लोगों को आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए हम लोग आपको खोना नहीं चाहते। प्लीज आप उस वॉइड गेट में जाने के बाद अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों को अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी मत बताइएगा, क्योंकि इससे आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। और एल्डरमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू जल्दी से वहाँ पे एल्डरमू से सवाल करते हुए पूछता है आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या आप दूसरी स्पेस टाइमलाइन के बारे में कुछ जानते हैं? लिंगू की ये बात सुनकर एल्डरमू वहाँ पे उदास होते हुए अपना सर नीचे झुका लेते हैं, जो देखकर निंगयू वहाँ पे उनसे कहती है एल्डरमू क्या आप और आपके लोग हमारे साथ नहीं आने वाले? जिस पे एल्डरमू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि हम लोग पिछले हजारों लाखों सालों से यहीं पे रहते हुए आ रहे हैं। भले ये जगह दिखने में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अब ये जगह ही हमारा घर बन चुका है और यही अब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन भी है। और वैसे भी हमारे जैसे बेकार लोगों को ऐसी ही कोई जगह सूट करती है। एल्डरमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो कार्टून में वहाँ पे एल्डरमू को आदेश देते हुए कहते हैं अपने ओरिजिनल इंटेंशन को भूल मत जाना, उसके चलते तुम लोग काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। एंसेस्टर की ये बात सुनकर एल्डरमू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एंसेस्टर के सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं एंसेस्टर हम आपके सिखाए हुए लेसन को हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उसे ही फॉलो करेंगे। अब उन सभी लोगों की ये बातें सुनकर एंसेस्टर भी मुस्कुराते हुए वहाँ से वापस पलट जाते हैं और सीधा वहाँ पे उस वॉइड गेट की तरफ बढ़ने लगे थे, जो देखकर एल्डरमू पीछे से ही वहाँ पे उन सभी से कहते हैं आपकी आगे की जर्नी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, प्लीज आप सभी लोग जितना ज्यादा हो सके अपना ख्याल रखिएगा। एल्डरमू की ये बात सुनकर लिंगू अपना हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहते हुए वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर एल्डरमू भी उदास होते हुए उन्हें वहाँ पे अलविदा कहने लगे थे, क्योंकि इतने कम समय में ही उन लोगों का एंसेस्टर के साथ बॉन्ड इतना ज्यादा बन गया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए एंसेस्टर को वहीं पे रोकना चाहते थे, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए बेचारे एल्डरमू अपनी इस ख्वाहिश को अपने दिल में ही दबा के रखे हुए थे। और जैसे एंसेस्टर वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे आसपास का सारा एरिया हरा भरा होना शुरू हो गया था। ये था एंसेस्टर का शूगॉन गाँव के लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा, जिसके चलते अब ये जगह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाने वाली थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।